नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे मार्ग बंद हो गया। तेज बारिश के बाद सिरोवगढ़ में हाईवे बंद हुआ है। सड़क बंद होने के बाद दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में लगी हुई है। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की करते हैं। तो मौसम में उत्तराखंड में आंख मिचौली जारी है। दिन में धूप के बाद शाम होते ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई और ओले गिर गए। इसके साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने की आशंका जताई है। इसके साथ ही आंधी का अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई है। धाम में कई फीट बर्फ जम गई है और पूरी केदार घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और आजकल केदारनाथ में यात्रा की तैयारी भी चल रही है। लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी से काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन की टीम को धाम में काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में भी एक बार फिर से मौसम बदला है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, जिससे नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे यहां मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की जो तैयारियां भी हैं, वो भी प्रभावित हो रही हैं। हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे वहां 8 फीट बर्फ जम गई है। पैदल मार्ग पर 10 फीट तक बड़े बड़े ग्लेशियर आ गए। इस बीच गुरुद्वारा ट्रस्ट की टीम हेमकुंड साहिब पहुंची और पवित्र गुरुद्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम का कहना है कि लगातार हो रही बर्फबारी के बाद 8 फीट तक बर्फ हेमकुंड साहिब में जम गई है। वहीं पैदल मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 15 अप्रैल के बाद गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए रवाना हो जाएगी। गंगोत्री धाम में भी मौसम ने करवट बदली और जमकर बर्फबारी हुई। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई, जिससे पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई। तापमान में गिरावट के चलते स्थानीय लोगों और यात्रियों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तरकाशी के निचले इलाकों में भी मौसम का असर साफ नजर आया। यहां जमकर बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बर्फबारी देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरह से मौसम खराब है और विगत 2-3 दिनों से लगातार इसी प्रकार का मौसम हो रहा है। शाम को जैसी 2-2:30 बजती है, हर दिन मतलब मौसम बिल्कुल खराब हो जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुबह भी काफी बर्फ थी इधर। नैनीताल में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। पहाड़ों में जमकर ओले गिरे। तेज ओलों की बौछार ने ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ के किसानों की फसलें खराब कर दी हैं। वहीं मटर, आलू समेत बागवानी को नुकसान हुआ। फ्लावरिंग के दौरान हुई ओलावृष्टि से किसानों की कमर टूट सी गई है। हुई है, जिससे हमारी फसल, जो मुख्य फसल है यहाँ की आलू मटर, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा धारी ब्लॉक हो गया, रामगढ़ ब्लॉक हो गया, ओखलकांडा ब्लॉक हो गया, जो फल पट्टी भी कहा जाता है, रामगढ़ और धारी ब्लॉक, वहाँ फलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आजकल जो है पुलम में, आड़ू में, खुमानी में, सेब में जो है फूल आते हैं, छोटे छोटे दाने आते हैं, उनको भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा में दिन के बाद मौसम ने करवट बदली और कई स्थानों पर बारिश हुई। वहीं कसार देवी, विंसर समेत जगह जगह ओले गिरे हैं। ओले गिरने से फल सब्जी की फसल को नुकसान हुआ। दूसरी ओर बारिश की वजह से जंगल की आग बुझ गई है, जिससे राहत मिली। हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान 2 लोगों की डूबकर मौत हो गई। गाजियाबाद से परिवार के साथ ये दोनों शख्स उत्तरी हरिद्वार के दूधिया बंद में गंगा नदी में नहा रहे थे। इस दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। लोगों के शोर मचाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 1 घंटे के बाद ऑपरेशन चलाकर दोनों की शवों को बरामद कर लिया गया है। देख लो, आराम से देखना है। पेचिंग
के साथ वो घूमने आए थे आज। तो परिवार भी उनका यहीं था। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ नहाने के लिए मनाही है, बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। आज वो उसी का परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ उसके गहरे पानी की उसमें आ गए चपेट में और डूब गए। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर में सिडकुल चौकी के पास कारों के बीच भीषण टक्कर हुई और टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए और हादसे में एक शख्स घायल हो गया। इसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज जारी है। चमोली के गोपेश्वर चोपता मोटर मार्ग पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिर गया। अग्निकांड में रेस्टोरेंट के अंदर रखा सामान, फर्नीचर और खाद्य सामग्री जलकर पूरी तरह राख हो गई। घटना के समय चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के आगे सब बेबस नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 950 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1217 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल कर अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। सरकार का कहना है कि सख्त नीति, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी सिस्टम से अवैध खनन पर लगाम लगी है और वहीं माइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विसेज सिस्टम जैसी तकनीक से राजस्व में बड़ा उछाल आया है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां बोन गांव में सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के लिए प्रचार अभियान को धार देने के मकसद से सीएम धामी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस में घमासान चरम पर है। नेता आमने सामने हैं, बयानबाजी अपने शिखर पर है, लेकिन इस पूरे सियासी संग्राम के बीच प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर गणेश गोदियाल चुप क्यों हैं? जब पार्टी को सबसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत है, तब कप्तान ही गायब नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वीडियो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का। बीजेपी अब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को टारगेट कर गणेश गोदियाल पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंशी बजा रहा था। कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके नेता अपनी लकीर खींचने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है, सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा कांग्रेस के नेताओं के अंदर जिस तरीके से चल रही है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी, ये तूफान दिल्ली से उठा है और उत्तराखंड तक आते आते सुनामी में बदल गया। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो कांग्रेस के अंदर मची हुई है। दरअसल 2027 में बीजेपी से दो हाथ करने का इरादा रखने वाली कांग्रेस के नेता इन दिनों आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की चुप्पी पर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। ना कोई अपील, ना कोई कार्रवाई और ना ही कोई सुलह की पहल। तो अध्यक्ष को सामूहिक रूप से अटैकिंग करना चाहिए। वो एक गाइडलाइन वर्कर के लिए भी होती है और वर्कर भी उस लाइन को फॉलो करेगा। अगर हम अलग और अध्यक्ष जी भी एक जगह सीमित हो जाएंगे तो पार्टी ही तो नहीं है। अध्यक्ष के लिए पूरे प्रदेश को देखकर चलना, संगठन को साथ में लेकर चलना चाहिए और वो बातें और पार्टी को जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, जिम्मेदारी ब्लॉक से जिला स्तर पर पूछनी चाहिए। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। प्रदेश अध्यक्ष की ये चुप्पी क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या गोदियाल टकराव से बच रहे हैं या फिर अंदर खाने चल रही खींचतान ने उनकी भूमिका सीमित कर दी है? चर्चा तो उनकी कार्यकारिणी को लेकर भी है, जिसे बनाने की 6 महीने बाद भी उनको हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वीडियो में हरक सिंह रावत अपने पैतृक गांव लोक पर फूलदेई के मौके पर बच्चों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह कि इस वीडियो को खुद हरक सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। बच्चों के साथ उनका डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित मॉपिन फेस्टिवल के गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को शुभकामनाएं दी और स्थानीय जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मंत्री जोशी ने कहा कि मॉपिन फेस्टिवल प्रकृति, कृषि और समृद्धि का प्रतीक है जो देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने इसे आस्था और सामूहिक एकता का जीवंत प्रतीक भी बताया है। देहरादून से खबर, जहां बीजेपी नेता रामकुमार वालिया ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी की सदस्य इस्तीफा दे दिया है सदस्यता से। रामकुमार वालिया सरकार में दायित्व न मिलने से नाराज थे। वालिया 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं रामकुमार वालिया का बेटा वैभव कांग्रेस में है। वैभव वालिया दिल्ली में कांग्रेस कम्युनिकेशन सेल में सचिव हैं। 1 जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में चल रहे 450 से ज्यादा मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन लेना है। ताज्जुब इस बात का भी है कि अभी तक इसके लिए कोई पहल नहीं की गई। यहां तक कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड 117 मदरसे भी शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन से अब हाथ खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा दे रहे मदरसों के लिए अब जरूरी है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मदरसा हो और धामी सरकार ने इसके लिए बकायदा मदरसा संचालकों को वक्त दिया है कि वो 1 जुलाई से पहले अपना पंजीकरण भी करवा लें। लेकिन 452 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अब तक कोई पहल नहीं की। यहाँ तक कि अब तो वक्फ बोर्ड के तहत चल रहे मदरसे भी रजिस्ट्रेशन से किनारा करने लगे हैं। शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड दोनों जगह अपने पंजीकरण में मदरसा संचालकों को ऐतराज होने लगा है और इसके लिए मदरसा बोर्ड में उन्होंने अर्जी भी लगा दी है। गजब बात तो ये है कि इसकी पैरवी अब मदरसा बोर्ड भी कर रहा है। आज ये कहते हैं कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस मदरसा शिक्षा प्राधिकरण में जो मदरसे पहले ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, अब ये उनका कौन सा नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक और नया ढकोसला है। रजिस्ट्रेशन आपने भंग कर दिया है तो नई जगह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कम से कम सरकार अपने माध्यम से कराए। तो मैंने भी माननीय मंत्री आदरणीय खजानदास जी से अनुरोध किया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर इस पे कोई रास्ता निकाले। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार बैठा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो प्रदेश में मदरसा संचालित हो ही नहीं सकता। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत चलने वाले मदरसे के लिए मदरसे में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल के बाद ही मदरसे को शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड किया जाएगा। बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय, चाहे मदरसा हो चाहे अन्य कोई भी सब विद्यालय हो, वो संचालित नहीं होने दिया जाएगा। ये बहुत गलत बात है कि कोई विद्यालय बिना हमारे उत्तराखंड बोर्ड की मान्यता के या सीबीएसई के या आईसीएसई के या हमारे आरटी एक्ट के अनुसार मान्यता के नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी संस्था हो। 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड बंद हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने का वक्त है और अब तक रजिस्ट्रेशन का ना होना इशारा कर रहा है कि स्थिति इसी तरह की रही तो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण क्या काम करेगा पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार का एक्शन टर्निंग पॉइंट होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही साइबर ठग एक्टिव हो गए। श्रद्धालुओं को फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए ठगी का शिकार बना रहे हैं। क्या है मामला, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और अक्सर धाम के लिए हेली सेवा हर साल श्रद्धालुओं के बीच काफी डिमांड में रहती है। इसी बात का फायदा साइबर अपराधी भी उठाते हैं और यात्रा के लिए कई फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए श्रद्धालुओं से एडवांस बुकिंग के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। और इस साल में अभी तक साइबर ठगों ने 2 श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार बनाया है। शुरुआत से ही एसटीएफ और साइबर की टीमों ने जो फेक वेबसाइट्स बना रहे हैं या ऐसे लोग लुभावने जो ऑफर दे रहे हैं अपने फेसबुक पेजेस से, उन पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे अभी हमने 10 से 12 वेबसाइट्स और फेसबुक पेज चिन्हित किए हैं जो फर्जी तरीके से तीर्थयात्रियों को धोखा देने की नीयत से बनाए गए हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। कपाट खुलने से पहले ही उत्तराखंड साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कराया है। ये सभी प्लेटफॉर्म खुद को केदारनाथ हेली सेवा से जुड़ा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। पुलिस ने साफ किया है कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही होती है। इसके अलावा किसी भी लिंक या एजेंट के जरिए बुकिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। और सभी को एक अवेयरनेस भी की जा रही है। जो भी हमारे तीर्थयात्री अन्य प्रांतों से यहाँ से हवाई यात्रा करना चाहते हैं या बुकिंग करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट जो IRCTC की है सिर्फ उसी से बुकिंग हो रही है। अन्य किसी भी वेबसाइट या किसी भी लोग लुभावने ऑफर पे ना फंसे या किसी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के लिंक पर ना ध्यान दें, क्योंकि उसमें जो ऑफर ऐसे मिलते हैं कि तुरंत तत्काल वो टिकट कराने की बात करते हैं, लेकिन वो बात। श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले साइबर ठग हर साल नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। किसी भी अनजान लिंक, कॉल या सोशल मीडिया विज्ञापन पर भरोसा न करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी ठगी से बचा सकती है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार के लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। घेर में जिनका नाम सुभाष सैनी है, उनके यहाँ पाया गया। उसे पहले तो कुछ गाँव के ही लड़कों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। तो फिर बाद में रेंजर टीम को सूचित किया लक्सर। सूचना मिलते ही टीम यहाँ पर आई और उसका रेस्क्यू किया। तकरीबन 1 महीने का वक्त हो गया है जब लोग रसोई गैस की किल्लत झेल रहे हैं। सरकार ने रसोई गैस वितरण के नियम भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई इलाकों से रसोई गैस की कालाबाजारी की खबरों के बीच गैस एजेंसी संचालक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। देहरादून की गैस एजेंसी में लगी लोगों की ये लंबी लंबी कतारें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार की नई SOP जारी होने के बाद भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। गैस एजेंसी की बुकिंग के 2 महीने बाद भी लोग परेशान हैं कि रसोई गैस नहीं मिल पा रही। मेरी KYC अपडेटेड है, मेरा एड्रेस प्रूफ अपडेटेड है, मेरे घर में 2 सिलेंडर आते हैं अलग अलग, लेकिन वो दोनों ही अभी तक नहीं पहुंचे। प्रॉब्लम बस पैनिक है जो लोग भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सबको करना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि एड्रेस नहीं मिला है, एड्रेस जिनका मिला है उनको तो दो। वही गैस एजेंसी संचालक बताते हैं कि लोगों की KYC अपडेट न होने से लेकर एड्रेस, फोन नंबर अपग्रेडेशन नहीं किए गए हैं। दिक्कत यह आ रही है कि जब उनके घर में गैस डिलीवरी करने जा रहे हैं तो एड्रेस ही सही नहीं पाया जा रहा। इसके अलावा लोगों की गैस सिलेंडर खाली नहीं है। पैनिक में लोग गैस बुक तो करवा रहे हैं, लेकिन सिलेंडर खाली नहीं है। वहीं शादी के लिए 2 सिलेंडर देने की ऑर्डर सरकार ने तो कर दिए, लेकिन एजेंसी की तरफ से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिल पाया है। पैनिक है, ये ओनली पैनिक है कस्टमर के। हाँ, हम जा रहे हैं, लोगों के घर पे भरे सिलेंडर मिल रहे हैं, वापस आना पड़ रहा है हमें फिर उसको लेकर कि भाई आपने बुक क्यों कराया था। क्या लगे हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी, तो लोगों को ये भी भ्रम हो रहा है। ये एक एजेंसी की स्थिति नहीं, ये हाल हर दूसरी तीसरी एजेंसी का है, जहां लोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में आज एक गजब का नजारा दिखा जब रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर से भगवान केदारनाथ का प्रसाद लेकर
बीपीएड शिक्षक प्रशिक्षित बेरोजगार पैदल चलकर देहरादून पहुंच गए। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार साल 2006 से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सभी उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में व्यायाम टीचर की नियुक्ति की मांग को लेकर 29 मार्च से उन्होंने पैदल यात्रा की शुरुआत की थी, जो देहरादून पहुंची। उनका कहना है कि गैरसैंण सत्र के दौरान भी उन्होंने सीएम धामी के आश्वासन दिया था कि उनके रोजगार के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन मांग पर कोई पहल न होने पर बेरोजगार पैदल चलकर देहरादून पहुंच गए। वहाँ पर उनके जो पीआरओ हैं उनसे मुलाकात कराई गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि 14 तारीख तक सीएम साहब का कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन 14 के बाद हम आपके संगठन को सीएम साहब से मिलाएंगे। जो मुख्य मांग थी वो ये है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में हमारी 181 वाली फाइल चली 77006, और ये विभाग जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, क्योंकि वो वित्त विभाग ही इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये भी था कि कम से कम मुख्यमंत्री जी इस फाइल को वहाँ से निकाले और इसको आगे बढ़ाए, जिससे ये कैबिनेट में आए और हमारे लिए रास्ता खुले उच्च प्राथमिक विद्यालय का। कॉर्बेट पार्क अपनी जैव विविधता और बाघों के लिए दुनिया भर में दुनिया के अलग अलग देशों में मशहूर है, लेकिन देश भर से टूरिस्ट यहां बाघ के दीदार के लिए आते हैं। लेकिन यहां के बाघों ने महिलाओं के बैग की कहानी लिखी है। आज नए जोन फोंटो क्षेत्र की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक कहानी लिख दी है। आपको रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। रामनगर के मालधन क्षेत्र की महिलाओं का यह प्रयास अब मिसाल बन चुका है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं पिछले 3 सालों से जूट के बैग तैयार कर रही हैं। घर के काम निपटाने के बाद महिलाएं बैग सिलती हैं, जिन्हें फाटो फोटो जोन में आने वाले पर्यटकों को बेचा जाता है। सफारी पर जाने वाले हर पर्यटक के लिए गार्बेज बैग अनिवार्य किए गए हैं, जिससे महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला है और 3 साल में महिला समूह ने करीब 24 लाख रुपए की कमाई की है। घर पे बैठे काम मिल रहा है, हमें बच्चे भी देखा जा रहा है, काम भी हो रहा है, और फाटू जोन में जो देश विदेश के लोग आ रहे हैं, क्या कहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ फायदा हो रहा है। पहले लोग क्या था, औरतें बाहर नहीं जा सकती थी, घर में बच्चे थे, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब ऐसा हो गया, अब औरतें घर ही में सब कुछ कर सकती हैं। दरअसल साल 2021 में फाटो जोन को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया, जहां टूरिस्टों के आने से यहां के स्थानीय गाइड, होटल कारोबार और महिला समूह को लाभ तो मिला ही है, साथ ही वन विभाग की आमदनी में भी इजाफा हुआ है और विभाग भी जन सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। एक अच्छा जो हम लोग सोचते हैं कि हमने एक अपने क्षेत्र के लिए वो कुछ ऐसा किया है कि जो वो लोग अपने आप उससे सीधे लाभान्वित हुए। ये तो हमारे परोक्ष वो हो गए, जिससे कि हमको दिख रहा है कि ये लोगों को हमारे प्रयास से इनकम हुई। छोटे छोटे ढाबे और होटल्स वगैरह लोगों ने बहुत सारे बना दिए हैं, तो जो कि अपरोक्ष रूप से हमारे पर्यटन क्षेत्र से उनको लगातार लाभ हो रहा है। बहरहाल टूरिज्म से रोजगार के अवसर तो बढ़े ही हैं, लेकिन फाटो जोन की महिलाओं ने जो कहानी लिखी है वो बेहद खास है। महिलाओं ने साबित किया है कि अगर ऐसे प्रयास होते रहें तो घर बैठे रोजगार के साथ पलायन को भी रोका जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।